आफ्टरनून मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोगों को मेरा नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 प्रतिशतता के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 10 तक सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन करवा दिया था। आज की क्लास में मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा क्वेश्चन नंबर 11 से। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा। बोला जा रहा है कि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी, यानी सबसे पहले चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 25% की कमी आ जाएगी। कितने परसेंट की? 25% की कमी आ जा रही है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि जब किसी एक ही वस्तु में एक बार कमी एक बार वृद्धि हो या दोनों बार वृद्धि हो तो वहां पर आपको प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का फार्मूला लगाना है। तो आपका प्रतिशत वृद्धि या कमी का जो फार्मूला होता है वह आपका होता है x प्लस वाई प्लस का x इंटू का y डिवाइडेड बाई 100 होता है। यह फार्मूला कब अप्लाई होता है? जब किसी एक ही वस्तु पर एक बार वृद्धि हो और दूसरी बार कमी हो, या एक ही वस्तु पर एक बार वृद्धि हो फिर दूसरी बार भी वृद्धि हो। तो यानी कि एक ही वस्तु पर दो बार वृद्धि कमी हो या कमी कमी हो या वृद्धि वृद्धि हो तो यह फार्मूला आपको लगाना है प्रतिशत वृद्धि या कमी का x धन y प्लस x इंटू वाई डिवाइडेड बाई 100। यहाँ पर फर्स्ट टाइम 20% की वृद्धि हो रही है, यानी x का मान 20% की वृद्धि यानी x का मान आपको लेना है प्लस का 20। फिर सेकेंड टाइम 25% की कमी हो रही है। 25% की कमी के लिए माइनस लेते हैं, यानी y का मान आपको लेना है माइनस का 25 प्लस x का मान कितना लेना है? 20% की वृद्धि यानी 20 लेना है और y का मान कितना लेना है? 25% की कमी यानी कि माइनस का 25 लेना है डिवाइडेड बाई 100। इसी को सॉल्व कर दीजिए। अब देखिएगा, माइनस 25 में से प्लस 20 घटाएंगे तो माइनस का 5 मिलेगा और यहाँ से एक जीरो कैंसिल, 2 से काटेंगे तो 2 बचे 10, फिर 5 से काटेंगे तो यहाँ 5 बार भी यहाँ माइनस आएगा। तो -5 गुणे 1 करेंगे तो कितना होगा? -5। तो -5 और -5 कितना हो जाएगा? -10। तो -10 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? -10 ये शो कर रहा है कि आय में 10% की कमी हो रहा है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 10% की कमी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए, एक ही वस्तु में वृद्धि और कमी हो, तो आपको यही फार्मूला लगाना है प्रतिशत वृद्धि या कमी का। तो ऐसे क्वेश्चन को आप 5 से 7 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप इसी क्वेश्चन को बिल्कुल बेसिक मेथड से सॉल्व करते हैं तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको 2 से 3 मिनट लग सकता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत कमी की जाएगी जिससे खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में यानी प्रतिशतता की पहली ही क्लास में बताया था फार्मूला नंबर 2 कि जब किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए और आपसे कमी पूछी जाए, किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए और आपसे कमी पूछी जाए तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है R बटे 100 धन का R और गुणे का 100 और बाहर आपका परसेंटेज लगा देना है। जब कभी भी किसी भी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए और कमी पूछी जाए, देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 25% की वृद्धि की जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी, यानी कि वृद्धि की जा रही है आपसे कमी पूछी जा रही है। तो यही फार्मूला लगाना है R बटे 100 धन R गुणे 100 और उसके बाहर परसेंटेज। यहाँ पर जो R का
20 बार, यानी आपका 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्च में कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 12 में वृद्धि की जा रही थी और आपसे कमी पूछी जा रही थी, क्वेश्चन नंबर 13 में कमी की जा रही है और आपसे वृद्धि पूछी जा रही है। 25% की कमी की जा रही है और वृद्धि पूछी जा रही है। तो कभी भी किसी भी वस्तु में कमी की जाए और आपसे वृद्धि पूछी जाए तो उसका जो फार्मूला होता है वो आपका होता है R/100 माइनस R गुणे का 100 और बाहर परसेंट। यह मैंने फार्मूला नंबर 4 बताया था कि जब किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी की जाए और आपसे वृद्धि पूछी जाए तो यह फार्मूला लगाना है। लेकिन वहीं पर यदि किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि की जाए और कमी पूछी जाए तो कुछ नहीं करना होता है, जहां पर माइनस है वहीं प्लस लगा देना होता है, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 12 में वो फार्मूला यूज किया। अब देखिएगा R का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है, R का मान इस क्वेश्चन में दे रखा है 25%, तो यहाँ पर रख दीजिए 25 बट्टे का 100 माइनस का 25 गुणे का 100 और यहाँ पर आपका गुणे का 100 हो जाएगा, बाहर परसेंटेज है। अब देखिएगा 25 हो जाएगा और 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 हो जाएगा, गुणे का आपका हो जाएगा 100। 25 से काटिए तो 25 तिया 75, फिर 3 से काटिए तो 100 को तो 33.33 होगा, बाहर परसेंटेज है। तो 33.33 आपके ऑप्शन में नहीं दिया है, लेकिन आपका 33 सही 1/3% दिया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि 33.33 को आप भिन्न में चेंज करेंगे तो 33 सही 1/3 ही आएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले यही आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हमेशा अपने आप में 100% होती है, तो यहाँ पर जो मतों की संख्या आपको लेना है वो 100%। तो मतों की कुल मतों की संख्या बराबर मैंने मान लिया 100%। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज हो वह अपने आप में 100% होती है। तो यहाँ पर आगे बोला गया है कि कुल मतदाताओं में से 5% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। मतदान न करने वाले, तो देख लीजिएगा, मतदान ना करने वालों की संख्या, तो मतदान ना करने वालों की संख्या कितनी है? 5% है। 100% टोटल मत है, उसमें से 5% लोग मतदान नहीं करते हैं, तो मतदान करने वाले कितना है? यानी कि मतदान करने वालों की संख्या, तो मतदान करने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी? 100 और माइनस का 5 यानी कि 95%। यहां तक आपको पूरा क्लियर है। देखिएगा टोटल मत 100% है, उसमें से 5% लोग अपना मत नहीं डालते हैं, तो कुल कितने परसेंट लोग मत डालेंगे? 100 पूरा है, उसमें से 5 नहीं डालना है, यानी 95% लोग अपना मत डालने हैं। फिर आगे बोला गया है कि सफल उम्मीदवार को 50% मत लेकर, जो सफल उम्मीदवार है, जो विजयी हो रहा है, उसको 50% मत मिल रहा है। तो देखिएगा यदि विजयी जो हो रहा है, यानी कि जो सफल हो रहा है, विजयी कहिए या सफल कहिए, उसको 50% मत मिलता है। टोटल का 95% वोट पड़ा है, जिसमें से विजयी उम्मीदवार को यानी सफल उम्मीदवार को 50% मत मिलता है, तो जो पराजित होता है उसको कितना मिलेगा? देखिएगा टोटल का 95% है, इसमें से 50% जो विजयी हो रहा है यानी जो सफल उम्मीदवार है उसको मिल जाता है, तो 95 में से 50 घटाएंगे तो कितना बचेगा? यानी कि 45% वोट
जो पराजित हो रहा है उसको मिल रहा है। ध्यान से समझिएगा, देखिएगा टोटल मद आपका 95% पड़ा है, जिसमें से 50% उसने पाया कि जो सफल रहा है। तो 50% 95 में से 50% सफल वाला पाएगा, तो जो पराजित होगा वो 45 ही पाएगा। फिर आगे बोला गया है कि जो सफल उम्मीदवार है वह 2000 मदों से आगे है। सफल उम्मीदवार है 2000 मदों से आगे है, तो ये देखिए कि पराजित उम्मीदवार से कितना परसेंट वोट ज्यादा पाया। यह जो आपका सफल उम्मीदवार है पराजित उम्मीदवार से 5% मत ज्यादा पाया। कितना परसेंट? 5% मत ज्यादा पाया। यह 5% मत आपके क्वेश्चन में बोला गया है कि 2000 मदों के बराबर है। 5% मत जो है 2000 मदों के बराबर है, क्योंकि यह 2000 ज्यादा वोट पाया है। और परसेंटेज में देखेंगे तो 5%, यानी 5% की वैल्यू 2000 है, तो 5 से काटिए तो 5 चौक 20 और डबल जीरो, यानी 1% की वैल्यू आपकी आ गई 400। तो बोला जा रहा है कि पराजित उम्मीदवार को कितना वोट मिला, तो 1% की वैल्यू 400 है, तो पराजित उम्मीदवार कितना परसेंट वोट पा रहा है? 45%। तो 45 1% का मान है 400, तो 45 गुणे 400 कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 18,000। यानी कि जो पराजित उम्मीदवार है उसको मिलने वाले वोटों की संख्या जो होगी वो आपका 18,000 हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था यह आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 17 तीनों सेम कॉन्सेप्ट पर हैं। तो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 15 को समझिएगा। बोला गया है कि पूर्णांक कितना था, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं पूर्णांक की संख्या जो थी वो x थी, तो लिख लेंगे माना कि परीक्षा में कुल पूर्णांक, परीक्षा का कुल पूर्णांक मैंने मान लिया परीक्षा का जो कुल पूर्णांक है वह आपका x है। यहां पर आपको यही ज्ञात करना है x का मान। तो मैंने मान लिया कि जो परीक्षा का कुल पूर्णांक है वो आपका x है। फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। यानी कि कोई भी स्टूडेंट यदि इस पूरे पूर्णांक का 45% अंक प्राप्त कर लेता है तो वह परीक्षा में पास हो जाता है। यानी कि पास होने के लिए यक्स का हमको 45% चाहिए। इतना सी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। तो यक्स का मैंने 45% निकाल लिया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला गया है राम ने 30% अंक प्राप्त किया। टोटल पूर्णांक आपका यक्स है, यक्स का 30% राम ने प्राप्त किया, लेकिन यह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यानी कि राम यदि 60 अंक और पा जाता तो उत्तीर्ण हो जाता। तो करना क्या है, राम को 60 अंक और दे देना है और इसको भी उत्तीर्ण कर देना है। यानी कि राम यदि 60 अंक और पा जाता तो जो उत्तीर्ण की क्राइटेरिया है, यानी कि आपको 45% चाहिए, तो इसका भी जो नंबर है वो 45% के बराबर हो गया। तो मैंने क्या किया, देखिएगा 45% चाहिए टोटल मार्क का, यानी कि कुल पूर्णांक का 45% चाहिए। राम ने 30% प्राप्त किया है, कुल पूर्णांक आपका x है, x का 30% प्राप्त किया है। बोला है कि यदि 60 अंक और पा जाता तो राम उत्तीर्ण हो जाता। तो मैंने क्या किया, राम को 60 अंक और दे दिया और इसको भी उत्तीर्ण कर दिया। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिएगा यहाँ से 5 9 45 और 5 भी सही हम 100, तो हो जाएगा आपका 9x बट्टे का 20 बराबर, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल होगा, बराबर आपका होगा 3x बट्टे का 10 और प्लस का 7। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, x का मान निकाल लेना है। तो देखिएगा 9x बट्टे का 20 माइनस का 3x बट्टे का 10 बराबर आपका हो जाएगा 60। अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा।
20 और 10 का आप एलसीएम लेंगे तो आपको मिलेगा 20। उसके बाद से यहाँ पर आपका हो जाएगा 9x माइनस का 10 से काटेंगे 20 को तो 2 बार जाएगा, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो मिलेगा आपको 6x बराबर आपका कितना है, बराबर आपका है 60। अब देखिएगा 9x में से 6x घटाएंगे तो मिलेगा आपको 3x बट्टे का 20 बराबर आपको मिलेगा 60। 3 से काटिए 60 को तो 20 बार में जाएगा तो x का मान आपका क्या आ जाएगा, x का मान आपका आ जाएगा 20 गुणे 20 यानी x का मान आपका आ जाएगा 400। इस तरीके से परीक्षा का जो कुल पूर्णांक था वो आपका 400 था। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है, एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले आपको पता नहीं है कि परीक्षा का कुल पूर्णांक कितना है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि परीक्षा का कुल पूर्णांक, परीक्षा का कुल पूर्णांक बराबर मैंने मान लिया x। मैंने मान लिया कि जो परीक्षा का कुल अंक है या यह कह सकते हैं परीक्षा का कुल पूर्णांक आपका x है। अब क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए, टोटल आपका पूर्णांक है x, इसका 30% सीता प्राप्त करती है। फिर आगे बोला गया है 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहती है, यानी कि 30% अंक पाने के बावजूद यह 50 नंबर से अनुत्तीर्ण रहती है। तो मैं क्या करता हूं, सीता को 50 नंबर देकर के इसको उत्तीर्ण कर देता हूं। अब आगे देखिएगा ध्यान से। फिर आगे बोला गया राम ने 40% अंक प्राप्त किए, तो टोटल पूर्णांक आपका x है, इसका 40% राम प्राप्त करता है। उसके बाद से 40% राम प्राप्त किया तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लिया, यानी कि राम पूर्णांक का 40% अंक पाता है तो 20 अंक अधिक हो जाता है, यानी कि जो पास होने की क्राइटेरिया है, पास होने के जो न्यूनतम अंक है उससे 20 नंबर ज्यादा पाया जाता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको 20 नंबर घटा देता हूं, यानी कि केवल और केवल राम को उतना ही नंबर दिया जा रहा है जितना न्यूनतम अंक है पास होने के लिए। तो यहाँ पर भी देखिए सीता को भी मैंने न्यूनतम अंक दे दिया पास होने के लिए और राम को भी मैंने न्यूनतम अंक दे दिया पास होने के लिए। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 3x बट्टे का 10 प्लस का 50 बराबर, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 4x बट्टे का 10 और माइनस का 20। इसी को हल कर लीजिए। अब देखिएगा ax वाली वैल्यू उधर ले जाते हैं तो 4x बट्टे का 10 आपका है, जब 3x बट्टे 10 उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3x बट्टे का 10। अब देखिए 50 इधर है, जब माइनस वाला इधर आएगा तो 50 और 20 70 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हल करते हैं तो ध्यान से समझिएगा। 10 और 10 का एलसीएम आपका 10 ही होगा और 4x में से 3x घटाएंगे तो मिलेगा आपको x बराबर, यहाँ पर आपका कितना है 70। ठीक, तो x का मान क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, x का मान आपका आ जाएगा 700। x का मान आपका आ गया 700, यानी कि परीक्षा का जो कुल पूर्णांक है वो आपका 700 है। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। तो उत्तीर्ण होने का न्यूनतम अंक यही है आपका, तो यहीं पर x का मान रख करके ज्ञात कर लीजिए। तो x का मान कितना रखना है, 700 का 30% और प्लस का 50 कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 7 गुणे 30 करेंगे तो 210 मिलेगा और प्लस का 50, यानी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने आ जाएंगे, 210 और 50 260। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है, एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी हिंदी में तथा 35% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण रहे।
यदि दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। मैं इस क्वेश्चन को आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है 45% विद्यार्थी हिंदी में। तो सबसे पहले यह आपका हिंदी का बोला है, या किसका बोला है? हिंदी का बोला है। इसमें से हिंदी में 45% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहते हैं। फिर आगे बोला गया है कि 35% अंग्रेजी में। तो यहाँ पर एक गोला और बना लीजिए, यह आपका है अंग्रेजी का, यह आपका है अंग्रेजी का। अंग्रेजी में 35% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आगे बोला गया कि दोनों विषयों में 25%। तो यह जो आपका पोर्शन है, यह जो आपका पोर्शन है, इसमें दोनों विषय आ जा रहे हैं। तो दोनों विषय में कितना अनुत्तीर्ण हो रहे हैं? 25% लोग हिंदी और अंग्रेजी यानी कि दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो एक बात आप ध्यान से समझिएगा, 45% हिंदी में अनुत्तीर्ण हो रहे हैं, 35% अंग्रेजी में, और हिंदी और इंग्लिश दोनों विषयों में 25% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो रहे हैं। तो देखिएगा, जो यह 25% विद्यार्थी हैं वह इन्हीं दोनों में से होंगे, यानी कि 25 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे। तो सबसे पहले इन दोनों को जोड़ करके आपको इसको घटाना होगा। घटाना इसलिए पड़ेगा क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण होंगे। तो देखिएगा, आपका हिंदी में है 45% और अंग्रेजी में है आपका 35%। तो इन्हीं दोनों में से कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे कि दोनों विषय में फेल होंगे। तो उनकी संख्या आपको दे रखा है 25%। अब देखिएगा, 45 और 35 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 80, और 80 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा? 55%। यानी 55% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो टोटल का 100 माना जाता है, यानी कि टोटल जो विद्यार्थी होंगे वो 100% होंगे। तो 100% में से आपके 55% अनुत्तीर्ण हो गए। तो 100% में से 55% अनुत्तीर्ण हो गए। तो आपका कितना परसेंट उत्तीर्ण होंगे? 45% विद्यार्थी उत्तीर्ण होंगे। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 45% होगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका है, किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से कोई व्यक्ति ₹10 में 45 नारंगियां अधिक खरीद सकता है। नारंगियों का नया तथा पुराना मूल्य बताइए। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 सबसे पहले बोला गया है कि किसी कारणवश दार्जिलिंग में नारंगियों के मूल्य में 20% की कमी आ जाती है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि एक नारंगी का जो मूल्य है वो आपका 100 रुपया है। सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि एक नारंगी का मूल्य बराबर 100। मैंने मान लिया कि एक नारंगी का जो मूल्य है वो आपका 100 रुपया है। बोला जा रहा है कि दाम में 20% की कमी आ जा रही है। तो लिखेंगे 20% की कमी के बाद एक नारंगी का मूल्य, 20% की कमी के बाद एक नारंगी का मूल्य निकालिए। देखिए क्या आता है, आपका मूल्य 100 रुपया था। तो 20% की कमी के बाद आप देखिए एक नारंगी का मूल्य क्या आएगा। तो यक्स का आपको 20% निकाल लेना है। तो यहाँ से 20 25 100, यानी आपको मिलेगा यक्स माइनस यक्स बट्टे का 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, 5 में से यक्स जाएगा तो 4 यक्स बट्टे 5, यानी कि 20% की कमी के बाद एक नारंगी का जो मूल्य होगा वो आपका 4 यक्स बट्टे का 5 रुपया हो जाएगा। यहां तक आपको पूरी तरह से क्लियर है। फिर आगे बोला गया है
कि कोई व्यक्ति 10 रुपया में 48 नारंगियां अधिक खरीद सकता है। यानी कि जब रेट अधिक था तो नारंगी कम खरीद रहा था, लेकिन जब रेट घटा तो वह 10 रुपया में 48 नारंगी अधिक खरीद सकता है। तो आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले 10 रुपए की बात की जा रही है। यदि मैं पूछूं कि शुरुआत में यानी कि जब दाम घटा नहीं था तो 10 रुपए में कितने नारंगी आएंगे, तो लिखेंगे प्रारंभ में 10 रुपए में 10 रुपया में नारंगियों की संख्या यह कब निकाला जा रहा है, जब रेट घटा नहीं है। तो देखिएगा 10 रुपया में अभी आपको एक नारंगी का रेट पता नहीं है, यक्स अब मैंने माना है, तो 10 रुपया में कितना नारंगी आएगा, तो 10 बटे यक्स। जैसे कि मान लीजिए एक आम का मूल्य 2 रुपया है, आपसे पूछा जाए कि 10 रुपये में कितने आम आएंगे, तो जब 10 में आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि 5 आम आएंगे। उसी तरह यहाँ पर 10 रुपया है, आपको पता नहीं है कि एक नारंगी का मूल्य कितना है, तो मैंने माना है यक्स, तो जब 10 में आप यक्स से डिवाइड करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि 10 रुपये में कितने नारंगी आएंगे। अब 20% की कमी के बाद देख लीजिए कि 10 रुपये में कितने नारंगी आएंगे, तो 20% की कमी के बाद 20% की कमी के बाद 10 रुपये में नारंगियों की संख्या, तो नारंगियों की संख्या निकाल लीजिए। तो 10 में किससे डिवाइड करना है, 20% की कमी के बाद एक नारंगी का मूल्य कितना है, 4x बटे 5, तो इसमें आपको 4x बटे का 5 से उत्ती कर देना, भाग कर देना है, तो 5 आपका ऊपर जाएगा, यानी मिलेगा आपको 50 बटे का 4। यानी कि 20% की कमी के बाद 10 रुपया में जो नारंगी आएंगे वो आपका 50 बटे का 4 है। अब एक बात बताइएगा, जब नारंगी का मूल्य कम था तो नारंगी ज्यादा मिलेंगे, जब नारंगी का रेट ज्यादा था तो कम नारंगी मिलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, यानी कि रेट घटा है तो ज्यादा नारंगी लाएंगे, तो जब रेट घटा है तो ज्यादा नारंगी लाएंगे, यानी कि घटने वाला रेट आपका कितना है, 50 बटे का 4x। और पहले यानी कि रेट घटने से पहले कितना था, 10 बटे का x, तो इनके बीच का जो अंतर है वह 48 आ रहा है। यानी कि 10 रुपया में 48 नारंगी अधिक मिलते हैं, कब, जब नारंगी के मूल्य में 20% की कमी हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिएगा जब कमी हो रही है तो ज्यादा नारंगी लाएंगे, तो ज्यादा नारंगी में से मैंने कम नारंगी को हटाया जिसका मान 48 दे रखा है, इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ध्यान से समझिएगा, 4x और x का एलसीएम आपका होगा 4x, यहाँ पर आपका हो जाएगा 50 माइनस का 40 होगा, बराबर आपका होगा 48। अब देखिएगा 50 में से 40 घटाएंगे तो मिलेगा आपको 10 बट्टे का 4x बराबर आपको मिल जाएगा 48। आपको मान निकालना है x का, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 10 बट्टे 4 गुणे 48। ध्यान में रखिएगा यह रुपया में है, क्योंकि मैंने रुपया में माना था, तो इसका आप मान निकालिए। 10 बट्टे 4 गुणे 48 का आप मान निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.052 रुपया में आया है। ओके, यह एक नारंगी का मूल्य है। तो बोला गया है क्वेश्चन में, आपसे पूछा गया है कि पुराना मूल्य क्या था, यानी कि पुराना मूल्य यानी क्या, यक्स का मान आपको निकालना है। लेकिन जो चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं सब दर्जन की रेट से दिए गए हैं और पैसा में दिया गया है। तो सबसे पहले रुपया को आपको पैसा में चेंज करना पड़ेगा, यानी इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 0.5.2 आपका आ जाएगा। तो एक नारंगी का मूल्य 5.2 पैसा आ जाएगा। मैंने क्या किया, एक नारंगी का मूल्य 0.052 रुपया था, लेकिन जो ऑप्शन दिए गए हैं पैसे में दिए गए हैं, तो एक नारंगी का यदि मैं पैसा में बात करूं तो एक नारंगी का मूल्य 5.2 पैसा है। और यहाँ पर दर्जन के रूप में दिया गया है, तो इसमें किससे गुणा करेंगे, 5.2 में आप 12 से गुणा कर दीजिए, तो 12 दूना 24 और 12 पत्ते 60 और 2 62, यानी कि 62.4 पैसा में एक दर्जन नारंगी आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा
वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि 62.4 के नियर आपका 62.5 है, तो 1 पैसे का कोई मतलब बनता नहीं है, आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दिया है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, मैं मान लेता हूं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो आपका 100% है। मैंने मान लिया, माना कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर मैंने मान लिया 100%। फिर बोला गया है क्वेश्चन में कि आधार में 10% की वृद्धि। त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% है, आधार में 10% की वृद्धि करने पर आप चेक करिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे आधार में 10% की वृद्धि करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आधार में 10% की वृद्धि करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 था, अब इसके आधार में 10% की वृद्धि की जा रही है, यानी कि आधार में 10% की वृद्धि करेंगे तो त्रिभुज के क्षेत्रफल में ही वृद्धि होगा। तो यानी कि 100 का आपको 10% कर देना है, तो यहां से 00 से 00 कैंसिल, 100 में 10 जोड़ेंगे यानी कि 110 हो जाएगा। यानी कि त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि करने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका 110 आया। फिर क्वेश्चन में आपसे यह बोला गया है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी लाएं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो। तो देखिएगा, आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल 100 से 110 हुआ, बोला जा रहा है ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी की जाए। तो यदि मैं 110 से 100 पहुंच जाऊं तो हमारा ऊंचाई में उतना परसेंट कमी हो जाएगा कि हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि आपका 110 है, 110 है कब, जब आधार में 10% की वृद्धि कर देते हैं तब, और पहले आपका 100 था। तो बोला जा रहा है कि ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी करें कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो पहले की तरह, यानी पहले 100 था तो 100 ही रहे, तो हमको 110 से 100 पहुंचना है। तो 110 से 100 पहुंचने के लिए कितने परसेंट की कमी हो रही है, 10% की कमी। किससे, 110 से गुणे परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुणा कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो मिलेगा आपको 100/11। 100/11 को आप फ्रैक्शन लेंगे तो 11 9 99, 100/11%, यानी 100/11 को 9 से ही 1/11% लिख सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका 9 से ही 1/11, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमेशा ऐसे सॉल्व कीजिएगा, करना आपको कुछ नहीं है। सबसे पहले मान लेना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 100% है, तो आधार में वृद्धि करने पर क्षेत्रफल में वृद्धि मैंने निकाला तो 110 आया। अब बोला है ऊंचाई में कितने परसेंट की कमी रहे कि क्षेत्रफल परिवर्तित ना हो, यानी कि हमारा 110 क्षेत्रफल हो गया था, इसको हमको 100 तक पहुंचाना है। तो इसी को आप मैंने सॉल्व किया तो 110 से 100 पहुंचने के लिए 10 की कमी हो रही है, किस पर, 110 पर, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुणा कर दिया, यानी कि ऊंचाई में 9 से 1/11% की यदि मैं कमी कर दूं तो हमारा क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है, यदि किसी वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। सबसे पहले बोला गया है कि यदि वर्ग की भुजा को 20% घटा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आपका वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का
क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल पता नहीं है ना तो भुजा पता है, तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं, माना कि वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा बराबर मैं मान लेता हूं यक्स। मैंने मान लिया वर्ग की भुजा बराबर यक्स, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर। यह मैंने माना है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि जो वर्ग की भुजा है यक्स, तो क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर यानी यक्स स्क्वायर। फिर बोला जा रहा है भुजा में 20% की कमी, तो लिखेंगे 20% की कमी करने पर, कमी करने पर वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा। तो अब देखिएगा 20% की कमी करने पर वर्ग की भुजा क्या होगी, यानी कि यदि वर्ग की भुजा को 20% कम कर दिया जाए तो वर्ग की भुजा क्या होगी, यह आपको ज्ञात करना है। वर्ग की भुजा यक्स थी, तो वर्ग की भुजा यक्स को 20% की कमी कर देते हैं, तो कर दीजिए 20/100। तो यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो 5x में से 1x घटेगा, तो मिलेगा आपको 4x/5। यानी कि वर्ग की भुजा में 20% की कमी करने पर जो वर्ग की भुजा होगी वो आपका 4x/5। अब 20% की कमी करने पर यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो क्या होगा? 20% की कमी करने पर, कमी करने पर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा आपका 4x/5 है, तो 4x/5 का स्क्वायर करेंगे तो 16x²/25 हो जाएगा। यानी कि वर्ग की भुजा को 20% कमी करने पर जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वह 16x²/25। अब सॉल्व कर लीजिए। पहले आपका क्षेत्रफल x² था और कमी करने पर क्षेत्रफल 16x²/25 है, तो पहले के क्षेत्रफल में से कमी करने पर जो क्षेत्रफल आया घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले क्षेत्रफल आपका x² था और कमी करने पर जो क्षेत्रफल आया वो आपका 16x²/25। इसी को सॉल्व करिए तो 25x² में 16x² घटाएंगे तो 9x²/25। अब आपको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो 25 चौक को 100 यानी कितना हो जाएगा? 9 चौक 36x², 9 चौक 36x²। यानी कि वर्ग की भुजा को 20% कमी करने पर जो वर्ग के क्षेत्रफल में कमी आएगी वो आपका 36% आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्तों आप लोग ट्रिक के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे वर्ग का क्षेत्रफल की बात की जा रही है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो यहाँ पर आप प्रतिशत वृद्धि और कमी का भी फार्मूला लगा सकते हैं। दोनों बार कमी हो रही है, यानी कि 20% की भुजा में कमी हो रही है, तो यहाँ पर भी आपका 20% कमी होगा और यहाँ पर भी 20% की कमी होगी। तो यक्स का भी मान आपको माइनस का 20 लेना है और वाई का भी मान माइनस का 20 लेना है, प्लस का -20 गुणे -20/100। इसी को हल कर लेना है। अब -20 करेंगे तो माइनस का 40 मिलेगा। यहाँ से देखिएगा डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, -2 गुणे -2 करेंगे तो प्लस का 4, तो कितना आ गया? -40 में से +4 घटाएंगे तो -36, यानी कि -36%, यानी कि माइनस क्या शो कर रहा है? 36% की कमी। तो इस तरीके से आप इस प्रतिशत वृद्धि और कमी के फार्मूले से भी और बेसिक मेथड दोनों तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आज की क्लास में आपको बताया क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक के सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन। अब देख लेते हैं होमवर्क का क्वेश्चन।
तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को इतना करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूले, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।